पुष्पा 2 द रूल की शुरुआत एसपी भंवर सिंह शेखावत से होती है। वो एसपी एक मजदूर बनकर शेषाचलम के जंगलों में चला जाता है और वहाँ पर काम कर रहे सभी मजदूर को पकड़ लेता है। थाना डालने से पहले वो एसपी सभी मजदूर को बहुत मारता है। दूसरी तरफ जब पुष्पा को पता चलता है तो वह थाने पहुंच जाता है, लेकिन जिस वक्त पुष्पा थाना आता है उस वक्त एसपी राउंड पर गया था। पुष्पा इंस्पेक्टर से उस मजदूर को छोड़ने के लिए कहता है जिसकी उस दिन शादी थी, लेकिन इंस्पेक्टर बताता है कि उसकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता है। पुष्पा एक व्यक्ति को छुड़ाना चाहता था, लेकिन जब पुष्पा सभी मजदूर पर चोट के निशान देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। पुष्पा वहाँ से सभी मजदूर को ले जाने के लिए तैयार होता है। पुष्पा पूरे जीवन की कमाई को जोड़कर सभी पुलिस वालों को एक साथ दे देता है और सभी पुलिस वालों से रिजाइन ले लेता है। इस तरह सभी मजदूर को छुड़ाकर पुष्पा लेकर चला जाता है। जब एसपी राउंड से वापस आता है तो देखता है कि पूरा पुलिस स्टेशन खाली है। एक आखिरी पुलिस वाला बचा हुआ था जो अंत में थाने की चाबी और रेजिग्नेशन लेटर देकर वह भी चला जाता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर पुष्पा को लेकर सीएम से मिलने चला जाता है। सीएम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचाता है, लेकिन जब पुष्पा फोटो खिंचवाने आगे बढ़ता है तो सीएम उसे रोक देता है। श्रीवल्ली के कहने पर ही पुष्पा ने फोटो खिंचवानी चाहिए थी ताकि श्रीवल्ली उसे फ्रेम करवा कर घर पर रख सके। सीएम किसी स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहता था। पुष्पा को यह बात अच्छी नहीं लगती है। पुष्पा वहां से बाहर आ जाता है। मिनिस्टर जब सीएम से बात कर बाहर आता है तो पुष्पा मिनिस्टर से बात करता है। पुष्पा मिनिस्टर को सीएम बन जाने के लिए कहता है। मिनिस्टर हैरान होता है। पुष्पा मिनिस्टर को सीएम बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार होता है। मिनिस्टर जब पुष्पा से पूछता है कि वह इतने सारे पैसे कहाँ से इंतजाम करेगा तो पुष्पा मिनिस्टर से कहता है कि वह पैसे का फिक्र न करे और पैसे का फिक्र उस पर छोड़ दे। और मिनिस्टर दिल्ली में प्रताप रेड्डी से मिले। प्रताप रेड्डी सेंट्रल मिनिस्टर था। अगले दिन वह मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से इसकी बात करने दिल्ली पहुंच जाता है और खुद को सीएम बनाने के लिए कहता है। प्रताप रेड्डी समझ जाता है कि वह मिनिस्टर खुद से इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है। प्रताप रेड्डी मिनिस्टर से पूछता है कि वह इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है, उसके पीछे कोई और है। तभी प्रताप रेड्डी को कॉल आता है। वो उसके भाई का कॉल था जो उसे पुष्पा से बात करवाने के लिए कॉल कर रहा था। पुष्पा प्रताप रेड्डी के लिए एक डील लेकर आया था और साथ ही साथ अपने साथ 5 करोड़ भी लाया था। पुष्पा प्रताप रेड्डी को भी 25 करोड़ भेज देता है और मिनिस्टर सिद्धप्पा को सीएम बनाने के लिए तैयार करवा लेता है। पुष्पा पूरे सिंडिकेट की कमाई बढ़ाना चाहता था, इसलिए दुबई के एक बड़े डीलर से डील करने के लिए वह मालदीव पहुंच जाता है। पुष्पा एक टेम्पो में जाता है, जिसे देखकर वह डीलर पुष्पा को छोटा मोटा डीलर समझता है और टेम्पो बनाने के लिए पुष्पा का मजाक उड़ाता है। वह डीलर कहता है कि वह छोटी मोटी डील नहीं करता है, क्योंकि 100-200 टन माल उसे एक फोन करते ही मिल जाएगा। पुष्पा केवल 10 टन ऑर्डर करने के लिए कहता है। वह डीलर पुष्पा के सामने कई सिंडिकेट के लोगों को कॉल करता है और अर्जेंट 10 टन माल भेजने के लिए कहता है, लेकिन सभी पुष्पा से ही माल खरीदने के लिए पुष्पा को ही कॉल कर रहे थे। इस तरह पुष्पा का डील मानने के अलावा वह डीलर के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। पुष्पा 1 टन लाल चंदन के लिए 2.5 करोड़ रुपए का डील करता है और पूरे 2000 टन माल खरीदने के लिए तैयार होता है, जिसका कीमत 5000 करोड़ रुपए था। पुष्पा उस डीलर से केवल 4900 करोड़ ही देने के लिए कहता है और बचे हुए 100 करोड़ में उसके प्लेन को खरीद लेता है जिससे वह डीलर आया था। वह डीलर ने टेम्पो में आने के लिए पुष्पा का मजाक उड़ाया था। अंत में वह डीलर को उसी टेम्पो से वहां से जाना पड़ता है। भारत आने पर पुष्पा 2000 टन लाल चंदन का इंतजाम करने लगता है। पुष्पा मजदूरों को बढ़ाने के लिए 2000 रुपए मजदूरी से 10,000 रुपए मजदूरी देने लगता है। साथ ही कई ट्रक और व्हीकल खरीदने के लिए अपने सिंडिकेट के लोगों से कहता है ताकि 2000 टन माल को वह पूरा कर सके। दूसरी तरफ दक्षा एसपी के घर चली जाती है और एसपी को पुष्पा के बारे में बताती है जो 2000 टन माल जमा कर रहा था। दक्षा एक प्लान बनाती है और एसपी को सिंडिकेट के आदमी को पकड़कर उसे डराने के लिए कहती है ताकि सिंडिकेट के लोग डरकर पुष्पा का साथ छोड़ दे। एसपी वैसा ही करता है। एसपी एक सिंडिकेट के आदमी को पकड़कर उसके 20 करोड़ के माल को जला देता है और साथ ही उस व्यक्ति को ब्रिज पर से नीचे गिराकर मार देता है। जब सिंडिकेट का एक आदमी मारा जाता है सभी सिंडिकेट के लोग घबरा जाते हैं और मिनिस्टर से पुष्पा और एसपी से सुलह कराने के लिए कहते हैं, क्योंकि पैसे से ज्यादा कीमती उनकी जान थी। मिनिस्टर कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन मिनिस्टर एसपी से मिलने थाना चला जाता है। मिनिस्टर एसपी को नंगा करने की बात भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन एसपी इसके लिए तैयार नहीं था। एसपी मंत्री जी को शर्ट उतारने के लिए कहता है। मिनिस्टर गुस्सा होता है। एसपी मिनिस्टर से कहता है कि उसे भी वैसा ही लगा था। मिनिस्टर जब देखता है कि एसपी ऐसे नहीं मानने वाला है तो मिनिस्टर अपने कपड़े उतार देता है। मिनिस्टर एसपी से कहता है कि वह सीएम बनना चाहता है, इसलिए वह इसके लिए कुछ भी करेगा। मिनिस्टर एसपी से कहता है कि अगर पुष्पा सॉरी बोल देगा तो क्या वह दोनों मिलकर काम करेगा। एसपी हैरान होता है कि पुष्पा से सॉरी बोलेगा। एसपी अपने असिस्टेंट को अंदर बुलाता है। असिस्टेंट जब देखता है कि मिनिस्टर नंगा है तो वह हैरान होता है। एसपी नथुराम से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि पुष्पा उसे सॉरी कहेगा। नथुराम को भी यकीन नहीं था कि पुष्पा उसे सॉरी कहेगा। एसपी कहता है कि वह तैयार है। अगर पुष्पा उसे सॉरी कहता है तो एसपी अपने अपमान कोई बात भूल जाएगा। एसपी एक बड़ी पार्टी का इंतजाम करने के लिए कहता है और सिंडिकेट के सभी लोगों के सामने पुष्पा को सॉरी करने के लिए कहता है। मिनिस्टर मान जाता है। पार्टी आयोजन होता है जहाँ सभी लोग आते हैं। जॉली रेड्डी के कहने पर और मंत्री के चाहने पर पुष्पा 1.5 घंटे लेट से पार्टी में पहुंचता है और साथ ही नशे में रहता है। पुष्पा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए श्रीवल्ली उसके साथ आई थी। पुष्पा और एसपी दोनों साथ में बैठे थे। सभी पुष्पा के द्वारा एसपी को सॉरी कहने का इंतजार कर रहे थे। पुष्पा बहुत देर बाद सॉरी कह देता है। मंगलम, श्रीनु और दक्षा हैरान होते हैं। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि पुष्पा सॉरी कहने वाला है। पुष्पा के सॉरी को एसपी रिकॉर्ड कर लेता है और बार बार उसे सुनने लगता है। पुष्पा वहां से चला जाता है। रास्ते में पुष्पा केशव से पूछता है कि क्या उसने सही किया है। केशव हाँ कहता है। श्रीवल्ली भी हाँ कहती है, लेकिन पुष्पा अपनी नजरों में झुक गया था जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। पुष्पा कहता है कि वह ऐसे नहीं जी सकता है। पुष्पा गाड़ी को अचानक रोक देता है
और केशव श्रीवल्ली को वहीं उतार देता है और वहां से वह चला जाता है। केशव जानता था कि पुष्पा ऐसा ही करेगा। केशव को हैरानी नहीं होती है। उधर एसपी जब जाने लगता है तो अचानक से पीछे से उस पर एक जोरदार टक्कर होती है, जिससे एसपी की गाड़ी वहां पर मौजूद पुल में गिर जाती है। एसपी जिस पुल में गिरता है पुष्पा उस पुल में सुसु कर देता है। एसपी पुष्पा के उस हरकत से सदमे में आ जाता है। मिनिस्टर और दूसरे लोग एसपी को पुल से बाहर निकालते हैं और उसे साफ करते हैं। एसपी हैरान था, उसे पता ही नहीं चला था कि उसके साथ क्या हुआ था। कुछ समय बाद जब एसपी को समझ आता है तो वह कांस्टेबल से बंदूक मांगता है और दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगते हैं। सभी मिलकर एसपी और पुष्पा को रोकते हैं। जग्गा रेड्डी पुष्पा को रोकने के लिए कहता है क्योंकि सिंडिकेट के करोड़ों के माल पुष्पा के पास था। एसपी शांत हो जाता है। एसपी जब सुनता है कि पुष्पा के पास करोड़ों के माल है तो एसपी कहता है कि अब वह उसके सारे माल को पकड़ लेगा और वापस उसे मजदूर बना देगा। पुष्पा भी शेखावत को चैलेंज करता है। पुष्पा शेखावत को एक समय देता है और बताता है कि वह उस समय तक पूरे 2000 टन माल को चेन्नई बॉर्डर के पार ले जाएगा। अगर एसपी उसके माल को बॉर्डर पार करने से रोक लेगा तो पुष्पा पूरी जिंदगी मजदूरी करेगा। पुष्पा वहां से चला जाता है। उस दिन जिस दिन पुष्पा ने समय दिया था, एसपी चेन्नई जाने के सभी रास्ते पर चेक पोस्ट लगा देता है और इंतजार करता है। एसपी बहुत चौकन्ना था। उसे पता चलता है कि 2000 टन लकड़ियां पुष्पा नदी के रास्ते से ले जा रहा है और वह बहुत दूर निकल गया है। एसपी सभी यूनिट को आगाह करता है और आगे जाकर गाड़ियों को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस की गाड़ियों को रोकने के लिए पुष्पा ने पहले ही इंतजाम कर लिया था। कुछ गाड़ियों को हाथियों के झुंड से तो कुछ गाड़ियों को बीच रास्ते में ट्रक छोड़कर पुष्पा रास्ते को बंद करवा देता है। एसपी अकेला बचता है। एसपी अकेले ही चेन्नई जाने वाले रास्ते पर खड़ा हो जाता है और अकेला ट्रक के सामने पहुंच जाता है। वहां पर बहुत से बैलगाड़ियां थी। एसपी उन बैलगाड़ियों की मदद से रास्ते को ब्लॉक कर देता है और जब ट्रक आने लगती है तो एसपी उस पर फायर करने लगता है। जब पुष्पा को पता चलता है कि एसपी फायर कर रहा है तो वह अपने सभी आदमियों को अपनी जान बचाकर ट्रक को छोड़कर भागने के लिए आता है। सभी पुष्पा की बात मानते हैं और सभी अपने ट्रक को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। सारी लकड़ियां एसपी के हाथ में आ चुका था। एसपी और मंगलम श्रीनु सभी बहुत खुश थे। अगले ही दिन एसपी मीडिया को इसकी सूचना देता है, लेकिन मंगलम श्रीनु की नजर जब एक लकड़ी पर जाती है तो वह हैरान रह जाता है। वह लकड़ी लाल चंदन नहीं था, बल्कि उसके जैसा ही दिखने वाला एक दूसरा लकड़ी था जिसे सैंड्रा कहा जाता था। लाल चंदन बाहर के साथ साथ अंदर से भी लाल होता था, लेकिन सैंड्रा अंदर से दूसरे रंग का था। जब एसपी को यह बात पता चलती है तो वह हैरान रह जाता है। एसपी यह सोचने लगता है कि आखिर पुष्पा ने अपना सारा माल बाहर कैसे ले गया होगा। तभी उसे बैलों में बंधी हुई घंटियां सुनाई देती है। एसपी बाहर आकर देखता है तो वह बैलों को देखकर समझ जाता है कि पुष्पा ने अपने माल को ले जाने के लिए टमटम का इस्तेमाल किया और चंदन की लकड़ी से ही उसने टमटम तैयार करवाया था। वहाँ पर पुष्पा आता है और दोनों एक दूसरे से इशारे में बात करते हैं। पुष्पा एसपी को एक फूल भेजता है। एसपी बताता है कि वो अकेला फूल नहीं बना है, वहाँ पर श्रीनु और दक्षा भी थे। एसपी बताता है कि वे दोनों भी फूल बने। वहाँ पर एक बैलगाड़ी मिलती है जो लकड़ियों के साथ था। एसपी सोचता है कि अब पुष्पा ने जो कहा था उससे वह चूक जाएगा, क्योंकि उसने एक लकड़ी नहीं बल्कि पूरी की पूरी बैलगाड़ी पकड़ ली है। पुष्पा ने पहले ही उसमें बारूद छिपा दिया था जिससे वह बैलगाड़ी को उड़ा देता है और एसपी के हाथ एक लकड़ा भी नहीं लगता है। इस तरह पुष्पा एसपी से बच जाता है। एक त्योहार आता है जिसमें पुष्पा और सभी पूजा करने आए हुए थे। उसी वक्त श्रीवल्ली को चक्कर आ जाता है। पुष्पा को पता चलता है कि वह पिता बनने वाला है। पुष्पा वहां पर से चला जाता है। पुष्पा खुद को काली के रूप में बदलकर खूब जोर जोर से नाचने लगता है। श्रीवल्ली पुष्पा को उस तरह से नाचते हुए देख बहुत हैरान होती है। पुष्पा आग पर भी नाचने लगता है। श्रीवल्ली पुष्पा को रोकती है। श्रीवल्ली पुष्पा से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, उसने वह सब क्यों पहना है। पुष्पा बताता है कि यात्रा में माँ काली के भेष में नाचने से मनोकामना पूरी होती है। श्रीवल्ली पुष्पा से पूछती है कि उसकी कौन सी मनोकामना है। पुष्पा कहता है कि उसने माँ काली से बेटी का आशीर्वाद मांगा है। श्रीवल्ली कहती है कि बेटा हो या बेटी उससे क्या फर्क पड़ता है। पुष्पा कहता है कि अगर बेटा होगा तो पुष्पा उसे खानदान का नाम भी नहीं दे सकता है, लेकिन बेटी हुई तो कम से कम उसे शादी के बाद खानदान का नाम मिलेगा। श्रीवल्ली पुष्पा को गले लगा लेती है। लेकिन उसी त्योहार में सेंट्रल मिनिस्टर के भाई का बेटा आया हुआ था जिसका नाम बुग्गा रेड्डी था। वो अपनी मनमानी कर रहा था। वह और उसके दोस्त लड़की को छेड़ रहा था। कावेरी उन लड़कों को वैसे करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे लड़के कावेरी से बदतमीजी करने लगते और कावेरी के पल्लू को खींचने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर पुष्पा आ जाता है और बुग्गा रेड्डी को जोरदार फट मारता है। पुष्पा सभी को बहुत मारता है। वहाँ पर केशव और उसके लोग भी आ जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि पुष्पा बहुत गुस्सा है तो अब बीच में नहीं आते। इस तरह पुष्पा का वह रूप और उसके फाइट दोनों मैच करने लगते हैं। वहीं पर पुष्पा का बड़ा भाई आता है। जब पुष्पा को कावेरी के लिए लड़ते हुए देखता है तो वह कहता है कि पुष्पा मुलेठी परिवार से जुड़ने के लिए हीरो बन रहा है। कावेरी जब अपने पिता से बोलने की कोशिश करती है तो वे लड़के उसकी पल्लू खींच रहे थे और अगर पुष्पा चाचू वहाँ नहीं आए होते तो कितनी शर्मिंदगी होती। कावेरी को उसको पिता एक थप्पड़ मार देता है क्योंकि उसने पुष्पा को चाचा कहकर बोला था। तो पुष्पा से कहता है कि वह कितना भी कर ले पुष्पा मुलेठी परिवार से नहीं जुड़ने वाला है। यहाँ पर श्रीवल्ली को गुस्सा आ जाता है क्योंकि हर बार पुष्पा उसके सौतेले भाई के ताना मारने के कारण उदास हो जाता था। श्रीवल्ली पुष्पा के सौतेले भाई को यह एहसास दिलाती है कि पुष्पा एक खुद ब्रांड है और उसे उसके खानदान के नाम की जरूरत नहीं है। श्रीवल्ली कहती है कि वह चाहे किसी की भी बेटी हो, अगर किसी की इज्जत पर बात आए तो पुष्पा ऐसा ही करता। वहाँ पर सभी पुष्पा के नाम से पहचाने जाते हैं, यहाँ तक कि उसका भाई भी। सभी उसे पुष्पा के भाई बोलते हैं। श्रीवल्ली अपने लोगों को बुग्गा रेड्डी को छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि वो उनका मैटर है।
श्रीवल्ली पुष्पा को लेकर वहाँ से चली जाती है। बुग्गा रेड्डी को गाँव के लोग आधा गंजे कर गधे पर बिठाकर वहाँ से भेज देते हैं। बुग्गा रेड्डी कावेरी को घूरते हुए जाता है। दूसरी तरफ मंगलम, श्रेणु, दक्षा और एसपी सीएम के ऑफिस सीएम से मिलने पहुंच जाते हैं। सभी सीएम को सारी बातें बता देते हैं कि मिनिस्टर सिद्धप्पा और पुष्पा मिलकर सीएम को हटाने की कोशिश में और सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से 500 करोड़ रुपए की डील भी हो चुकी है। श्रेणु बताता है कि 2000 टन माल भेजने के बाद यह काम हो जाएगा। एसपी तमिलनाडु के सीएम से बात करने के लिए कहता है और पुलिस फोर्स की मदद की मांग करता है ताकि एसपी 2000 टन चंदन की लकड़ियों को ढूंढ सके। एसपी ने जग्गा रेड्डी के पीछे आदमी लगा रखा था, जिससे एसपी को पता चल गया था कि लाल चंदन रामेश्वरम में है। एसपी तमिलनाडु की पुलिस की मदद लेकर रामेश्वरम पोर्ट पर रेड मारता है, लेकिन पोर्ट पर किसी को कुछ नहीं मिलता है। एसपी पूछता है कि क्या पानी के अंदर उन्होंने छान मारा है और खुद पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर देखने पर एसपी को वो सारे टमटम दिख जाते हैं जो पानी के अंदर छिपाए हुए थे। जब मछुआरों को पता चलता है कि एसपी को पानी के अंदर चंदन दिख गया है तो वे एक इशारे करते हैं, जिससे सभी नाव चालू कर वहाँ से भागने लगते हैं। बोट के जाल में एसपी फंस जाता है। एसपी खुद को किसी तरह से बाहर लाता है और सभी पुलिस वालों को बोट्स को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बोट्स दूर जा चुकी थी। एसपी दूसरे बोट से पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए एसपी का बोट रुक जाता है। एसपी पूछता है कि क्या हुआ। नथुराम बताते कि वह उसके आगे नहीं जा सकता है क्योंकि वह श्रीलंकन बॉर्डर आ चुके हैं। एसपी पूछता है कि वह सारे बोट कैसे आगे गए हैं, तो नथुराम बताता है कि वह सभी फिशिंग बोट्स हैं और उन्हें आगे जाने की परमिशन है। एसपी नहीं सुनता है और जिस बोट पर वह रहता है उसे वह खुद चालू कर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने पर श्रीलंकन पुलिस एसपी के बोट पर वार्निंग फायर करने लगती है। एसपी को रुकना पड़ता है। नथुराम एसपी को बताता है कि बोट श्रीलंका पहुंच चुकी है। एसपी हैरान होता है कि इतनी जल्दी। नथुराम बताता है कि वहां से श्रीलंका 6 किलोमीटर ही है। एसपी बंदूक निकालता है तो श्रीलंकन पुलिस फिर से फायर करने लगती है। एसपी हाथ ऊपर कर सॉरी कहता है। नथुराम जब बॉर्डर के पार देखता है वह देखता है कि पुष्पा पहले ही अपने चॉपर से वहाँ मौजूद था। इस तरह 2000 टन माल पुष्पा बेच देता है और हवाले के रास्ते से 4900 करोड़ रुपए पुष्पा के पास पहुंच जाता है। उस पैसे को सोफा में भरकर कई एमएलए को भेज दिया जाता है। इस तरह सिद्धप्पा सीएम बन जाता है। सीएम बनने के बाद सिद्धप्पा सीधा पुष्पा के घर जाता है। रिपोर्टर के पूछने पर कि उसके सीएम बनने के पीछे क्या पुष्पा का हाथ है, सिद्धप्पा कहता है कि पुष्पा उसके छोटे भाई की तरह है और उसने वादा किया था कि सीएम बनने के बाद वो उसके घर खाना खाने जाएगा, इसलिए सिद्धप्पा खाना खाने आया है। उस रिपोर्टर को याद आता है कि पुष्पा ने एक तारीख बताया था और जिस तारीख को उसने बताया था उस तारीख को उसने सीएम बदल दिया। रिपोर्टर कहती है कि सीएम तो सिद्धप्पा होगा लेकिन राज पुष्पा का होगा। सिद्धप्पा पुष्पा से मिलता है और उसे एसपी का ट्रांसफर ऑर्डर देता है। पुष्पा उस ट्रांसफर ऑर्डर को फाड़ देता है और कहता है कि उसका ट्रांसफर करवाने से उसका बेइज्जती होगा, लेकिन जब एसपी वहाँ रहेगा तो एसपी का बेइज्जती होगा। वहाँ पर श्रीवल्ली आरती लेकर आती है। सिद्धप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि उसका सीएम बनना उसकी वजह से ही हुआ है। अगर श्रीवल्ली ने फोटो नहीं मांगी होती तो आज वह सीएम नहीं होता। श्रीवल्ली हैरान होती है। वह फोटो जिसे सिद्धप्पा और पुष्पा ने पहले सीएम के घर लिया था उसे आज टांग दिया जाता है, जहाँ श्रीवल्ली ने सीएम के साथ एक फोटो टांगने के लिए कहा था। सीएम को याद आता है कि उसने अभी तक फोटो नहीं खिंचवाया है। वह खाते हुए उठता है और पहले फोटो खिंचवाने के लिए कहता है। इस तरह एक फोटो न देने के लिए पिछले सीएम को अफसोस होता है। एक फोटो की वजह से तख्ता पलट चुका था। इस तरह यहाँ पर एक्ट्रेस श्रीलीला का एक गाना आता है। गाना खत्म होने के बाद उधर एसपी अपने साथ साथ उसके द्वारा पकड़ा हुआ सैंड्रा को भी आग लगा लेता है। एसपी पुष्पा के चैलेंज से हार गया था, जिसके कारण एसपी अपनी नजरों में गिर गया था। इस तरह एसपी खत्म हो जाता है। अगले दिन पुष्पा की भाभी उसके घर आती है और बताते हैं कि उसके भतीजी कावेरी को जातरा त्योहार वाले लड़कों ने कंप्यूटर क्लास उठा लिया है। वे लड़के उसके भाई से 2 करोड़ रुपए के साथ साथ उसके भाई को सर मुंडवाकर पूरे गांव में घूमने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन लड़कों का जातरा में सर मुंडवाया गया था। पुष्पा उनकी बातों को सुन रहा था लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। पुष्पा एक कमरे में चला जाता है। सभी पुष्पा को बाहर से आवाज लगाने लगते हैं। अचानक पुष्पा अपने हाथ में बंदूक लेकर बाहर आता है और वहां से निकल जाता है। पुष्पा वहां से सिटी रिपोर्टर के ऑफिस में चला जाता है और वहां से सभी चैनल को लाइव टेलीकास्ट करवाता है। पुष्पा अगवा करने वालों को वार्निंग देता है कि जैसे उन्होंने उसकी बेटी को कंप्यूटर क्लास उठाया है वैसे उसे सही सलामत वापस छोड़ दे। अगर उस लड़के को एक खरोच भी आया तो वह सभी को बकरी की तरह हलाल कर देगा। पुष्पा उन्हें 1 घंटे का समय देता है। पुष्पा वहां से बोलकर बाहर आता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों से आधा घंटे के अंदर कावेरी को ढूंढने के लिए कहता है। पुष्पा कुटूरियों को रोक देता है और चप्पे चप्पे तलाश करवाने लगता है, चाहे वह पुलिस की गाड़ी हो या पॉलिटिशियन की गाड़ी, सभी की तलाशी लेने के लिए कहता है। दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी हैदराबाद आता है और सीएम के ऑफिस में चला जाता है। प्रताप रेड्डी सीएम से कहते हैं कि वह बुग्गा रेड्डी उसके भाई का बेटा है और उसके खानदान का इकलौता वारिस है। बुग्गा रेड्डी उसके और उसके भाई का पैसा जुए में उड़ाता है और कुछ ही दिन पहले प्रताप रेड्डी ने रेप केस में उसकी बेल करवाई थी। सिद्धप्पा पुष्पा को कॉल करता है और बताता है कि वह किडनैपर कोई और नहीं प्रताप रेड्डी का भतीजा है। पुष्पा थोड़ा शांत होता है और कहता है कि वह प्रताप रेड्डी को कॉल करके है वो अपने भतीजे को रोके, नहीं तो बिना मतलब के पुष्पा को उसे मारना पड़ेगा। लेकिन उल्टा सिद्धप्पा पुष्पा को समझाने लगता है कि वह उस मैटर से दूर रहे, क्योंकि न तो वह उसे भाई मानता है और न ही वह उसे भाई मानता है। वह इमोशनल क्यों हो रहा है। पुष्पा कहता है कि उसकी भतीजी तो उसे अपना चाचा मानती है, वो उसकी आस देख रही होगी पुष्पा चाचा उसे बचाने आएगा। पुष्पा कहता है कि हमेशा वह बच्चे उसे चाचा चाचा बुलाते थे, लेकिन पुष्पा ने एक बार भी उसे बात नहीं किया और वह आज भी कुछ
कुछ नहीं करेगा तो उसके प्यार की क्या कीमत रह जाएगी। सिद्धप्पा पुष्पा को समझाने लगता है कि वह किसके खिलाफ जा रहा है। प्रताप रेड्डी खजानों से कोयला निकालकर बड़ा आदमी नहीं बना है, बल्कि खजानों को कब्रिस्तान बनाकर बड़ा आदमी बना है। सीएम पुष्पा से कहता है कि अगर प्रताप रेड्डी उनके सर से हाथ हटा लेगा तो क्या पुष्पा और क्या वह। पुष्पा कहता है कि क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सीएम हाँ कहता है। पुष्पा पूछता है तो उससे क्या करना चाहिए। सिद्धप्पा कहता है कि वो उसे छोड़ दे। सिद्धप्पा सोचता है कि पुष्पा समझ गया, इसलिए वह स्पीकर को ऑन कर देता है। पुष्पा कहता है ठीक है। पुष्पा फोन नीचे रखता है, फिर फोन उठाता है और कहता है कि भाड़ में जाए प्रताप रेड्डी, भाड़ में जाए सुब्बा रेड्डी और भाड़ में जाए उसका बेटा। कहा कि सेंट्रल मिनिस्टर जब लड़के की इज्जत की कीमत नहीं है। पुष्पा कहता है कि अगर उन्होंने बच्ची को नाखून भी लगाया वे लोग चीता देने लायक भी नहीं बचेंगे। पुष्पा फोन काट देता है। उधर बुग्गा रेड्डी पुष्पा को कॉल करता है और उसे 10 करोड़ लेकर अकेले आने के लिए कहता है। पुष्पा तैयार होता है। श्रीवल्ली जाते हुए पुष्पा को टीका लगाती है और कहती है कि अगर कावेरी को कुछ भी हो तो उन्हें जिंदा न छोड़े। पुष्पा अपने चौपर से निकल जाता है। पुष्पा 10 करोड़ लेकर उसके बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है। पुष्पा बुग्गा रेड्डी से कावेरी के बारे में पूछता है। बुग्गा रेड्डी कावेरी को बंधक बनाकर पुष्पा को पीटने का प्लान बनाया था ताकि बुग्गा रेड्डी यात्रा वाले दिन का बदला ले सके। बुग्गा रेड्डी पुष्पा को साड़ी पहनाकर वहाँ पर मौजूद काली की मूर्ति का रूप दे देता है, जैसे पुष्पा यात्रा वाले दिन था। उस पर एक रॉड से जोरदार वार करता है जिससे पुष्पा बेहोश हो जाता है। पुष्पा का हाथ बांध दिया जाता है। फिर सभी को याद आता है कि केवल पैर आजाद होने से पुष्पा ने जंगल में सभी को मार दिया था, इसलिए पुष्पा के पैर को भी बांध देता है। बुग्गा रेड्डी का एक आदमी जब पुष्पा को मारने लगता है तो बुग्गा रेड्डी उसे रोकता है। बुग्गा रेड्डी उसे मारने से पहले कुछ मजा करने की सोचता है। बुग्गा रेड्डी कावेरी को बाहर लाता है और पुष्पा के सामने कावेरी के पल्लों से खेलने लगता है। पुष्पा अभी भी अच्छे से होश में नहीं आया था। बुग्गा रेड्डी के दोस्त कावेरी के साथ ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं। अचानक पुष्पा खुद को नीचे झुकाता है और खुद को छुड़ाते हुए एक व्यक्ति पर कूद जाता है। पुष्पा अपने मुंह से उसके गर्दन का मांस खींच लेता है। सभी देखकर दंग रह जाते हैं। पुष्पा के हाथ और पैर बंधे होने के बावजूद सभी को खूब मारता है। पुष्पा धीरे धीरे अपने पैर के बंधन को छुड़ा लेता है और उसके बाद अपने हाथ के बंधन को भी छुड़ा लेता है। हाथ और पैर आजाद होने के बाद वह दोनों हाथ में कटार उठा लेता है और जैसा उसने सभी को वार्निंग दी थी सभी को काटना शुरू कर देता है। जिसने कावेरी को हाथ लगाया था पुष्पा उसके हाथ को काट कर उसे तड़पने के लिए छोड़ देता है और जिसने पैर लगाया था उसके पैर को बेरहमी से अलग कर देता है। कुछ लोग पुष्पा के खौफ से खुद को ही मार लेते हैं। उधर केशव और उसके लोग आ जाते हैं और पुष्पा को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। सिद्धप्पा केशव से फोन पर बातें कर रहा था और पुष्पा को रोकने के लिए कह रहा था। पुष्पा रुक ही नहीं रहा था। कावेरी बीच में रोकने के लिए आती है तो पुष्पा कुल्हाड़ी कावेरी की तरफ घुमा देता है। कावेरी घबरा जाती है। पुष्पा थोड़ा रुकता है। केशव को लगा कि पुष्पा शांत हो गया है, इसलिए केशव सिद्धप्पा से कहता है कि बुग्गा रेड्डी ठीक है, वह फिक्र न करे। अचानक से पुष्पा काली माँ के त्रिशूल को बुग्गा रेड्डी में घुसा देता है और बुग्गा रेड्डी के आर पार कर त्रिशूल बाहर निकाल देता है। सभी दंग रह जाते हैं। वहाँ पर सुब्बा रेड्डी भी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। जब सुब्बा रेड्डी देखता है कि उसके बेटे को कावेरी के कारण पुष्पा ने मार दिया है तो सुब्बा रेड्डी कावेरी पर बंदूक लगा देता है और कावेरी को बंधक बनाकर उसे वहां से अपने साथ ले जाना चाहता है। सुब्बा रेड्डी कहता है कि वह उसके साथ रोज शादी मनाएगा। पुष्पा सुब्बा रेड्डी को वही त्रिशूल फेंक कर मार देता है। इस तरह प्रताप रेड्डी का भाई और भतीजा मारा जाता है। कुछ दिन बाद कावेरी की शादी तय हो जाती है, जिसका कार्ड लेकर पुष्पा का बड़ा भाई खुद आता है और पुष्पा और उसकी माँ को उसे माफी देने के लिए कहता है। पुष्पा का बड़ा भाई अब पुष्पा को अपना भाई मानने लगा था। शादी के कार्ड पर पूरे परिवार में पुष्पा की माँ और श्रीवल्ली के साथ साथ पुष्पा का नाम भी था। कावेरी ने विजिट किया था। जब तक उसके पुष्पा चाचू नहीं आएंगे वो मंडप में नहीं बैठेगी। शादी के दिन पुष्पा श्रीवल्ली और अपने माँ के साथ शादी में पहुंचता है। सभी भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं। सभी रस्म सही से हो जाता है। दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी अपने भाई के साथ अपने भतीजे का क्रियाक्रम कर रहा था। वहाँ पर जॉली रेड्डी और श्रेनु भी था, लेकिन प्रताप रेड्डी ने किसी खास आदमी को बुलाया था जो अभी तक नहीं आया था। प्रताप रेड्डी को पता चलता है कि उस आदमी ने एक तोहफा गुलदस्ता भिजवाया है और उसके साथ अपना संदेश भी दिया है। दूसरी तरफ जब सभी परिवार एक साथ फोटो खिंचवा रहे थे तो वह गुलदस्ता जो प्रताप रेड्डी के पास आया था वह कावेरी की शादी में भी आया था, जिसमें बम था। दूर से कोई एक व्यक्ति स्विच को दबा देता है जिससे शादी में ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह यह मूवी कहानी को बीच में ही छोड़कर खत्म हो जाती है और इसके तीसरे भाग पुष्पा द रैम्पेज का आगाज करती है। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी दूसरे कहानी के साथ। बाय बाय।